बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने फाइलम एनिलिडा डिस्कस करना है। फाइलम एनिलिडा एक तो सिलोमेड्स हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, और अगर हम वर्ड मीनिंग देखें तो ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है लिटर रिंग। यानी ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर रिंग पाई जाती है और इनकी बॉडी सेगमेंट्स की सूरत में डिवाइडेड होती है। और ये सेगमेंट्स ना सिर्फ बॉडी की एक्सटर्नली डिवीजन के नतीजे में बनते हैं बल्कि इंटरनली डिवीजन के नतीजे में भी बनते हैं। इंटरनली बॉडी की वाल कंस्ट्रिक्ट होकर सेगमेंट्स बनाती है और एक्सटर्नली जो है ना बॉडी के अंदर हर सेगमेंट इंटरनली भी एक सेप्टा यानी दीवार के थ्रू या पर्दे के थ्रू जो है ना सेगमेंट्स की सूरत में डिवाइडेड हो। यानी इस बात का मतलब ये है कि अगर आप ये एक डायग्राम मैच्योर डायग्राम देखें, अर्थवर्म जो कि इस फाइलम का एक प्रोमिनेंट एनिमल है, इसको अगर आप देखें तो इसकी बॉडी आपको ना सिर्फ बाहर से बॉडी वाल के अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट होने के नतीजे में सेगमेंट्स की सूरत में डिवाइडेड नज़र आ रही होगी, बल्कि इनके अंदर भी जो है ना सेप्टा मौजूद होता है। बट ये सेप्टा जो है ना कॉन्टीन्यूअस नहीं होता। सेप्टा कॉन्टीन्यूअस इसलिए नहीं होता कि वो कहते हैं ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर जो है ना 3 सिस्टम तो ऐसे हैं जो कि इनकी बॉडी के हर सेगमेंट्स में कॉमन होते हैं। दोबारा सुने गौर से बात, बॉडी सेगमेंट्स की सूरत में डिवाइडेड है, बट 3 इनके सिस्टम ऐसे हैं जो पूरी बॉडी के हर सेगमेंट में कॉमन है। बाकी इनके जो सिस्टम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। पहले तो हम कॉमन की बात कर लेते हैं। कॉमन सिस्टम क्या है? एक तो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो कि माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे ख़त्म होती है। दूसरा इनकी खून की नालियाँ हैं। अर्थवर्म जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, आप रिमेंबर करें चैप्टर 14 में हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में अर्थवर्म को डिस्कस किया हुआ है। और तीसरा जो है ना इनके अंदर नर्व कार्ड्स होती हैं जो कि एंटीरियर एंड से स्टार्ट होती हैं। नर्व कार्ड आपको ये ग्रीन की सूरत में ये लाइन आती हुई नज़र आ रही है। ये हर सेगमेंट्स के अंदर ये 3 चीज़ें कॉमन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा जो है ना नर्वस सिस्टम की नर्व कार्ड्स, और तीसरा जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम की ब्लड वेसल्स। ये तमाम के अंदर कॉमन होती हैं। बाकी जो है ना इनके जो बॉडी के सेगमेंट्स हैं वो इन सेप्टा के डेवलप होने की वजह से बनते हैं। सेप्टा यानी उस जगह पर तो होगा जहाँ कोई और दूसरा ऑर्गन नहीं है, लेकिन जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जहाँ ब्लड वेसल्स होंगी और जहाँ नर्व कार्ड होंगी वहाँ सेप्टा मौजूद नहीं होगा। एक पोर मौजूद होगा जहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्व कार्ड और इसके अलावा जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना गुजर रही होंगी। अब नेक्स्ट जो है ना यही पॉइंट यहाँ डिस्कस किया हुआ है कि इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम में से गट, उनकी ब्लड वेसल्स और नर्व कार्ड ये तमाम सेगमेंट्स के अंदर कॉमन होंगे। बाकी जो इनके सिस्टम है, स्पेशली इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो है ना इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो हर सेगमेंट के पास अपने होंगे। 3 सिस्टम पूरी बॉडी के अंदर कॉमन होंगे हर सेगमेंट के, और बाकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कॉमन होते हैं। आगे करैक्टर की बात करें तो पहले डिस्कस किया हुआ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सिलोमेड्स हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है। एग्जांपल्स की बात करें तो एक इनका इंडिविजुअल मैरीन इन्वायरमेंट में पाया जाता है जो कि नैरीज है, फिर फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में स्टाइल एरिया पाए जाते हैं, जबकि डैम सॉइल एरियाज़ के अंदर जो है ना अर्थवर्म पाए जाते हैं, और पैरासिटिक स्पीशीज़ भी बाज़ औक़ात इनके अंदर पाई जाती हैं। और वो फाइलम एनिलिडा के पैरासाइट्स जो पैरासाइट्स के तौर पर लाइफ गुजारते हैं वो लीचेस या फिर हिरुडो कहलाया जाता है, हिरुडो। फिर दोबारा अर्थवर्म के एक और पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बनाई है। पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया हुआ है, माउथ से लेकर एनस पर मुश्तमिल होता है, बट दरमियान में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं की हुई, हम भी नहीं डिस्कस करेंगे। मतलब यह है कि फेरिंक्स, स्टमक, इंटेस्टाइन और बाकी स्ट्रक्चर्स इनके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है ना इनका जो माउथ होता है, माउथ के एंटीरियर साइड पर लोब लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको 2 लोब्स की सूरत में स्ट्रक्चर नज़र आ रही होंगी। इन लोब लाइक स्ट्रक्चर्स को प्रोस्टोमियम का नाम देते हैं, ये पाई जाती हैं। इसके अलावा अर्थवर्म के केस में एक और कंस्ट्रिक्शन बॉडी के मिडल सेगमेंट्स के दरमियान पाई जाती है, इसको हम क्लाइटेलियम का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो अभी आपको कहा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हर सेगमेंट के पास अपना होगा। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक्चुअली पेयर्ड ऑफ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम नेफ्रीडिया का नाम देते हैं। ये नेफ्रीडिया ऊपर वाले सेगमेंट से स्टार्ट होती हैं और नीचे वाले सेगमेंट्स में बॉडी की वाल के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और फ्लूइड्स को और वेस्ट को इन्हीं फ्लूइड से जो कि बॉडी की कैविटी के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं उनको यहाँ से एब्जॉर्ब करके इन पोर के थ्रू आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ कर देते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट सिलोम के हवाले से है, वो कहते हैं सिलोम वो बॉडी कैविटी है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये एक्चुअली वो कैविटी होती है जो बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम के दरमियान में मौजूद होती है। क्योंकि ये छोटे से वॉर्म्स हैं, इसी वजह से इनके अंदर जो सिलोम है सारे सिस्टम डेवलप होने के बाद थोड़ी सी बाकी रह जाती है। तो इस सिलोम के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है और इस फ्लूइड को जो है ना हम सिलोमिक फ्लूइड का भी नाम देते हैं। और यही फ्लूइड इनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर भी जो है ना बिहेव करता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पहले भी डिस्कस किया था, ये एक बलून जैसा कि पानी से भरा हुआ होता है उस स्केलेटन की तरह का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना इनका नर्वस सिस्टम डिस्कस किया हुआ है, अभी आपके साथ डिस्कस किया है। नर्वस सिस्टम में इनके पास जो है ना ब्रेन पाया जाता है। ये इन एनिमल्स का एक तरह से ब्रेन है, बट ये एज़ कंपेयर टू ह्यूमन ब्रेन या वर्टिब्रेट ब्रेन, ये ब्रेन जो है ना छोटा सा होता है और इस ब्रेन से लंबी 2 नर्व कार्ड अराइज होती हैं जो कि सॉलिड, डबल और वेंट्रल यानी बॉडी की वेंट्रल साइड्स पर मौजूद होती हैं। इनको सॉलिड, डबल, वेंट्रल नर्व कार्ड्स का नाम देते हैं और हर सेगमेंट के अंदर इन नर्व कार्ड से छोटी छोटी ब्रांचेस जिनको हम नर्व्स का नाम देते हैं ये अराइज होती हैं और पूरी बॉडी इस तरह से इन नर्व्स के थ्रू जो है ना मेन ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम पहले भी बताया है, चैप्टर 14 में अर्थवर्म के केस में हम डिस्कस कर चुके हैं। अर्थवर्म इसी फाइलम से ही बिलोंग करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो एब्सेंट होता है और पहले भी बताया था जहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट हो तो यूजुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए स्किन इस्तेमाल होती है और यही गैसेस मूव करते हुए फ्लूइड में जाती हैं, ब्लड में जाती हैं और ब्लड से जो है ना इनको आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। मूवमेंट के लिहाज से इनके पास 2 तरह के मसल्स पाए जाते हैं, एक को हम सर्कुलर मसल्स का नाम देते हैं और दूसरे को हम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का नाम देते हैं। ये उनकी बॉडी का एक सेगमेंट्स मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। ये जो आपको रेड कलर में सर्कुलर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं ये सर्कुलर मसल्स हैं और ये जो ग्रीन कलर में लंबी सी नज़र आ रही हैं ये जो है ना इनके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। वो कहते हैं इनके अंदर देखा गया है ख़ास तौर पर कुछ एनिमल्स के अंदर इन सेगमेंट्स के साथ पाँव की तरह की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको चीटा भी कहते हैं और बाज़ औक़ात सीटा भी पढ़ा जाता है। चीटा भी कहते हैं और बाज़ औक़ात सीटा भी पढ़ा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इनके पाँव की तरह का काम करते हैं। बट मूवमेंट कैसे होती है वो कहते हैं फर्स्ट सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, साइज़ छोटा हो जाएगा इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। जो ओवरऑल अगर आप इन 2 सेगमेंट्स को कंपेयर करें, सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इनकी जो विड्थ है यानी डायमीटर कम हो जाता है, मोटाई कम हो जाती है, लेकिन इनकी लेंथ में जो है ना इजाफा हो जाता है। यानी जिस वक्त सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बॉडी के विड्थ में कमी आएगी, लेंथ में इजाफा होगा और उस वक्त लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है इनके सीटा जो पहले नीचे लगे हुए होते हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं, हवा में खड़े हो जाते हैं। यानी पहले ये इस तरह से होंगे, जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये ऊपर की तरफ आएंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ जाके नीचे गिरेंगे। बट इनके नीचे गिरने का काम उस वक्त होता है जिस वक्त सर्कुलर मसल रिलैक्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वहाँ हमने कहा है कि सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से डायामीटर में कमी आती है। यहाँ सर्कुलर मसल्स के रिलैक्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से डायामीटर में इजाफा होता है, मोटा ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो लेंथ होती है उसमें कमी हो जाती है और वो चीटा या सीटा जो पहले ऊपर उठे हुए थे वो ऑटोमेटिकली नीचे गिरते हैं। यानी पहले इस तरह से मौजूद होंगे, सर्कुलर मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया ऊपर उठे और आगे की तरफ है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो नीचे गिरेंगे और एनिमल को पुश मिलेगा और आगे की तरफ मूव करेगा। ये कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली इनके फ्लूइड के ऊपर प्रेशर डालती है और फ्लूइड जो इनके अंदर फ्लो कर रहा होता है इसको हमने कहा है कि यह हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है, उसके ऊपर प्रेशर डालती है जिसके नतीजे में ये ऊपर की तरफ मूवमेंट और आगे की तरफ मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। अच्छा, कुछ एनिमल्स लाइक एग्जांपल में हमने डिस्कस किया है नेरीज, उनके पास चीटा या सीटा नहीं होते पाँव की तरह की स्ट्रक्चर्स, बल्कि उनको पैरापोडिया का नाम देते हैं। ये आपको एग्जांपल बुक में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद रिप्रोडक्शन है। इनमें 2 एग्जांपल अर्थवर्म और लीचेस ऐसे हैं जो हर्माफ्रोडाइट हैं, पहले भी डिस्कस किया था। अगर किसी एक ही एनिमल के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद हो तो उनको हम हर्माफ्रोडाइट का नाम देते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट हैं, जबकि नेरीज जो है ना उनके अंदर सेपरेट सेक्सेस होते हैं। जो भी कंडीशन हो, स्पर्म और एग को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बाहर निकाला जाता है, जाइगोट वहीं पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बनेगा, स्पर्म और एग के फ्यूजन के नतीजे में वो डेवलप होकर लार्वा बनाएगा और इनके केस में इस लार्वे को ट्रोकोफोर लार्वा का नाम देते हैं। अक्सर एमसीक्यूज के लिए भी आता है। और इसके अलावा जो है ना ये लार्वा फिर डेवलप होकर एडल्ट की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट इसमें जो पॉइंट डिस्कस किया हुआ है वो नेचुरल पलफ। वो कहते हैं इन एनिमल्स में से जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म को नेचुरल पलफ का भी नाम देते हैं। यानी ये हल चलाने वाला
की तरह का काम करते हैं, यानी ये सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं और नीचे वाले सॉइल को ऊपर और ऊपर वाले सॉइल को नीचे की तरफ मिक्स करते हैं। इससे ओवरऑल क्या होता है, अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ज़मीन की फर्टिलिटी में इजाफा होता है और फर्टिलिटी में इजाफे की वजह से जो प्लांट्स की पैदावार है वो उसमें बेहतरी आती है। तो इसी वजह से इनको नेचुरल पलफ का भी नाम देते हैं। ये फाइलम यहाँ तक ख़त्म हो गया है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।